नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक B.R. भाटी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसके लिए हम बात करने वाले होंगे। वो टॉपिक है हमारा भाषा, व्याकरण और लिपि। जी हाँ मित्रों, यह टॉपिक हमारा परीक्षा में आने वाला अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आएगा ही आएगा और इनमें से कौन कौन से कैसे प्रश्न बनेंगे और इस टॉपिक को किस प्रकार से क्लियर करना है, उन सभी बातों के बारे में आज की क्लास में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे। तो करते हैं हमारी इस वीडियो की शुरुआत हमेशा की भांति चंद पंक्तियों के साथ ही कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। जी हाँ मित्रों, इन्हीं पंक्तियों के साथ में करते हैं हमारे इस टॉपिक की शुरुआत। जी हाँ बेटा, बिल्कुल अंत तक जुड़े रहना है आपको। इस वीडियो को बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी शिद्दत के साथ में देखना है, ताकि इसमें से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उन प्रश्नों को आप कतई गलत न करोगे। बिल्कुल बेटा, तो बात करते हैं यहां पर भाषा, व्याकरण और लिपि। यह जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक रहा है, इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले होंगे। तो बेटा देखिए, एक एक करके यहां बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है और कौन कौन सी होती है और इसकी उत्पत्ति कैसे और यह कैसा माध्यम है, इन सभी बातों के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो देखिए, यहां पर हम पहले भाषा के बारे में यहां बात करने वाले होंगे। तो भाषा के बारे में बात करूं मैं आप लोगों के लिए, तो देखिए, समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में विचार विनिमय करने, अर्थात अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। कैसे प्राणी हैं बेटा? सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह रहे हैं। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हम हमारे मन के भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके मन के भावों को या मन के विचारों को हम ग्रहण करते हैं। और यह जो मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है, यह कैसे होता है बेटा? यह भाषा के माध्यम से होता है। कैसे होता है? भाषा के माध्यम से होता है। तो देखिए, आगे बात करते हैं। इस माध्यम को ही क्या बोला जाता है? भाषा कहा जाता है। इसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। आदिम अवस्था में मानव भाषा के अभाव में केवल संकेतों से ही आपस में विचारों का आदान प्रदान करता होगा। जब यह भाषा नहीं थी, ठेठ प्राचीन समय की बात करते हैं, आदि मानव के समय की बात करते हैं, उस समय यह भाषा नहीं थी। तो देखो बेटा, भाषा नहीं थी तो वहां मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपना काम चलाते थे। संकेतों के माध्यम से अपना काम चलाते थे, संकेत करते थे, सामने वाला समझता था, वो भी वापस इशारा करता था, वो भी समझ जाता था और वो अपने दिन गुजारते थे। तो अपने हृदयगत भावों को वाणी रूप में सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है, उसे ही सामान्यतः क्या बोला जाता है? भाषा बोला जाता है। सिंपल सी परिभाषा ध्यान में रखनी है बेटा कि हम अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को जिस माध्यम से सामने वाले तक पहुंचाते हैं और उनके मन के भावों को और विचारों को हम जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं, वही माध्यम हमारा क्या है बेटा? भाषा है। वही माध्यम क्या है? भाषा है। फिर आगे बात करते हैं यहां पर भाषा शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें यहां पर हम, तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है बेटा? भाषा शब्द की व्युत्पत्ति की बारे में बात करूं तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है।
कैसे बना है? संस्कृत की भास धातु से बना है और भास धातु का अर्थ होता है भास व्यक्तायाम वाची, यानी व्यक्त वाणी। हम जो अपने मुख से जो वाणी निकालते हैं, जो बोलते हैं, वो ही हमारी भाषा के रूप में बदल जाती है, वो ही हमारी क्या हो जाती है बेटा? भाषा हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं भाषा की परिभाषा। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी हम अभिव्यक्ति करते हैं वो ही हमारी क्या है बेटा? भाषा है। सिंपल सी परिभाषा है, सबको याद हो जाएगी। एक एक मेरे लाडले को, एक एक मेरी लाडली को अच्छे से ये याद हो जाएगी। तो व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम भाषा कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं बेटा, इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं। मुख्य रूप से यदि हम भाषा के प्रकारों की बात करें, रूपों की बात करें, तो दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आता है बेटा मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। लेकिन कहीं जगह हम तीसरी भाषा जो कि सांकेतिक भाषा है उनका भी प्रयोग करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये दो प्रकार की भाषाएं हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखना, अब नाम तो हमने ले लिए हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा, लेकिन इनमें होता क्या है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा में होता क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। साधारणतः पहले मौखिक भाषा की बात करें तो साधारणतः बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। हम जो बातचीत करते हैं ना, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो बातचीत करने का तरीका, वो भाषा ही हमारी क्या है? मौखिक भाषा है। क्या है बेटा? मौखिक भाषा है। जैसे नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। कोई नेताजी आए, भाइयों और बहनों, इस प्रकार से भाषण दे रहे हैं, तो वो हमारी कैसी भाषा है? मौखिक भाषा है। कैसी भाषा है बेटा? मौखिक भाषा है, जिससे जनता उत्साह भर उठती है। यहां नेताजी का भाषण मौखिक भाषा का उदाहरण है। नेताजी जो भाषण दे रहे हैं ना, वो भाषण कैसा है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं लिखित भाषा के बारे में। ये क्या होती है लिखित भाषा? तो देखिए, जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है। हम जो हमारी भाषा में उच्चारित ध्वनि संकेत है, उन संकेतों को हम लिखकर कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर रहे हैं, अंकित कर रहे हैं, तो वो हमारी भाषा कैसी कहलाएगी बेटा? लिखित भाषा कहलाएगी। कैसी भाषा कहलाएगी? लिखित भाषा कहलाएगी। उसी को ही लिखित भाषा कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न हल कर रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम में आप अपने मन के भावों को, मन के विचारों को उस उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहां पर लिख रहे हैं। तो वो कौन सी भाषा है आपकी? कौन सी भाषा है बेटा? लिखित भाषा है। कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। इसके लिए वे भाषा के निश्चित चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। अतः वह भाषा कौन सी है बेटा? वो भाषा लिखित भाषा है। कैसी भाषा है? लिखित भाषा। आगे बात करें बेटा, मौखिक व लिखित भाषा में अंतर। अब देखो, मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। दोनों ही है तो अलग अलग। हम भाषा के रूपों में बात करते हैं कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा, दोनों ही अलग अलग है। अलग अलग है तो कोई न कोई भेद तो उसमें होगा ही होगा, थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ही होगा ना। बिल्कुल। तो वो क्या अंतर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित रूप में बड़े होते हैं। देखो, हम मौखिक भाषा की बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे तो वहां पर छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे, लेकिन हम लिखित रूप की बात करेंगे तो वहां वाक्य लंबे हो सकते हैं। जैसे कादंबरी ग्रंथ में एक एक पृष्ठ के वाक्य हैं। कादंबरी नाम सुना होगा आपने, तो उस कादंबरी में एक एक पृष्ठ का एक वाक्य है, इतने लंबे लंबे वाक्य हैं, तो वो लिखित भाषा का रूप है ना।
मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है। मौखिक भाषा कैसी होती है? स्वाभाविक होती है। जो हमारे मन में भाव उपजते हैं उनको हम बोलते हैं। जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। लिखित भाषा कैसी होती है? कृत्रिम होती है। हमारे द्वारा वो बनाई जाती है, पहले से ही उन शब्दों का निर्माण करके निश्चित रूप दे दिया जाता है, लिख दिया जाता है। वही हमारी भाषा क्या है? लिखित भाषा है। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। अब देखिए, मौखिक भाषा है, उस भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। जैसे कोई एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, जैसे मैं मेरी ही बात कर दूं, मैं गांव का व्यक्ति हूं, तो जब भी मैं यहाँ बात करूंगा आपके सामने मौखिक रूप में, तो कहीं ना कहीं मेरे ग्रामीण क्षेत्र के जो शब्द है, जो शब्दावली है, उनका प्रयोग होगा ही होगा। वैसे शब्द आएंगे ही आएंगे। लेकिन यह मैं अगर लिखित भाषा की बात करूं, तो लिखित भाषा के रूप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लेखक सतर्क होकर लिखता है। लिखना है तो मैं सतर्क होकर लिखूंगा कि मुझे स्पष्ट हिंदी में ही लिखना है। लेकिन जब बोलूंगा आपके सामने, तो बोलते समय मेरी उस भाषा में जो उपबोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उनका प्रभाव आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे अपन बात करते करते उसको ही मारवाड़ी शब्दों का, राजस्थानी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, वो मौखिक भाषा के कारण होता है। लिखित में ऐसा नहीं होगा। मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है, जबकि लिखित भाषा रूढ़ और प्राचीनता से युक्त रहती है। मौखिक भाषा में हमेशा ताजगी रहती है, हमेशा अपडेट रहते हैं, नए नए शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग कर देंगे, मारवाड़ी शब्दों का ही प्रयोग कर देंगे, राजस्थानी शब्दों का ही प्रयोग कर देंगे। लेकिन लिखित भाषा की बात करूं तो वो रूढ़ है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, वो रूढ़ हो जाती है, प्राचीनता से युक्त है। प्राचीन समय से ही जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, वो प्राचीनता को लिए हुए है। उसमें बदलाव बहुत कम होते हैं, गुंजाइश होती नहीं है बदलाव की। आगे देखिए, भाषा के विविध रूप। अब देखिए, भाषा के विविध रूप कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं, जो निम्न है। यानी भाषा, हम अलग अलग जगह पर जाते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, तो हमारी भाषा के रूप है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? देखो, भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं, तो उसमें पहले हम बात करते हैं मूल भाषा। भाषा में कैसी भाषा? मूल भाषा। अब देखो, मूल भाषा क्या होती है, तो मूल भाषा के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। आज विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में भी एक ही भाषा रही होगी, चाहे अभी वे उसका ज्ञान नहीं है। अभी हमें उसका ज्ञान नहीं है, फिर भी इस दुनिया में सबसे पहले एक ही भाषा बनी होगी, मूल भाषा। किंतु भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण में लगभग 10 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है, उसमें लगभग 10 भाषाओं को मान्यता दी है कि हाँ, इतनी ये भाषाएं हैं, ये मूल भाषाएं हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में मूल भाषा भारोपीय परिवार है। हमारी जो भाषा है, इन भाषाओं की जो मूल भाषा की बात करें तो वो कौन सा है? भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार का यह मतलब होगा भारत और यूरोप की भाषाएं। भारत और यूरोप की भाषाएं मिलकर क्या हुआ है? भारोपीय परिवार, मूल भाषाएं। अब मूल भाषा के बाद बात आती है विभाषा। कौन सी बात आती है बेटा? विभाषा। अब देखो, ये विभाषा क्या होती है? विभाषा की बात करें, प्रांतीय या उप प्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर भाषाओं को विभाषा कहा जाता है। यदि देश के बाद भाषा अगर प्रांतों में बट जाए या फिर हम बात करें उप प्रांतों में बट जाए, तो वहां पर जो भाषा का रूप होगा, वो रूप कैसा हो जाएगा? विभाषा के रूप में हो जाएगा, विभाषा रूप कहलाएगा। इन शब्दों में भाषा का कार्य संचालन भी होता है, और इन्हीं भाषाओं में शासन का कार्य संचालन होता है। जैसे हमारा देश में अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, तो उन भाषाओं से उस राज्य का संचालन होता है। जैसे देखिए, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, इन भाषाओं में अपने अपने राज्यों का कार्य संचालन होता है, शासन संचालन भी होता है। अब विभाषा के बाद में आती है बोली। बोली की बात करें
तो प्रांतीय स्तर के शासन कार्य के लिए प्रयुक्त न होने वाली मंडलीय स्तर पर स्वीकृत तथा जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं उन भाषाओं को बोली कहा जाता है। अब देखो बोली क्या है, प्रांतीय स्तर पर शासन कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होगी। प्रांत यानी राज्य स्तर पर वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। हाँ, और उसमें आपको साहित्य लिखा हुआ मिलेगा, साहित्य की रचनाएं देखने को मिलेगी, वो एक भाषाओं की बोली कहलाएगी। और वो भाषा की बोली जैसे मगही, भोजपुरी, मालवी, ढूंढाड़ी, ये सभी क्या है, भाषा की बोलियां हैं। भाषा की क्या है बेटा, बोलियां हैं। ऐसे आगे देखिए, अगला है उपबोली। अगला रूप कौन सा है बेटा, उपबोली। ये उपबोली क्या होता है, तो उपबोली के बारे में बात करते हैं। देखिए उपबोली प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है। भाई देखो अलग अलग जगह पर हम जाते हैं तो उन व्यक्तियों की भाषाओं में अंतर देखने को मिलता है हमें। जैसे मैं मेरी भाषा कैसे बोल रहा हूँ, और भाई देखो कोई दूसरे जिले का व्यक्ति है वो अपने हिसाब से उस भाषा को बोलेगा, तो वो अंतर होता है। व्यक्तिगत बोली ही सामूहिक रूप में प्रयुक्त होने पर उपबोली बनती है। व्यक्तिगत बोली है, अगर क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं, अगर वो सामूहिक रूप से यानी ज़्यादा जनों द्वारा बोली जाएगी तो वो ही बाद में क्या बन जाएगी, उपबोली बन जाएगी। इससे बोली और विभाषा की सृष्टि होती है, और इन्हीं उपबोली से बोली की और विभाषा की सृष्टि होती है, यानी रचना होती है, निर्माण होता है। फिर आगे बात करते हैं बेटा, भाषा की इकाइयाँ, भाषा की निम्न इकाइयाँ हैं। भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी है, अब देखिए भाषा में कौन कौन सी इकाइयाँ हम काम में लेते हैं, उन इकाइयों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए भाषा की इकाइयाँ, सबसे पहले बात करूं तो भाषा की इकाइयों में आएगा ध्वनि। क्या आएगा बेटा, ध्वनि। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। हमारे मुंह से जो निकलने वाली आवाज है, कोई भी जो स्वतंत्र आवाज है वो क्या कहलाएगी बेटा, ध्वनि कहलाएगी। भले ही वो सार्थक हो, निरर्थक हो, कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वो क्या कहलाएगी, ध्वनि। जैसे मैंने बोल दिया ये भी क्या है, ध्वनि है। और जो मैं बोल रहा हूं, आपको सामने लेक्चर दे रहा हूं, ये भी क्या है, ये भी एक ध्वनि है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। और हम बात करते हैं भाषा का मौखिक रूप और लिखित रूप। तो मौखिक रूप की बात करें तो मौखिक रूप में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ध्वनियों का ही प्रयोग करेंगे हम, बोल के ही मौखिक भाषा का, मौखिक यानी बोलने वाली भाषा, तो बोल के ही उसका प्रयोग करेंगे हम। ध्वनि के बाद बात आती है वर्ण। किसकी बात आती है बेटा, वर्ण। अब ये वर्ण क्या होते हैं, देखिए वर्ण ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुख से उच्चारित होता है। वर्ण क्या है, ध्वनि के रूप में ही वक्ता के यानी बोलने वाले के मुख से उच्चारित होता है, यानी बोला जाता है, उच्चारण उसका किया जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इंपॉर्टेंट बात रखना, कई बार यह परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बेटा, वर्ण होती है। कौन सी होती है, वर्ण होती है। तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते और वर्ण के आप टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे क, छ, ट, त, प जो भी है, जो हलंत वाले हैं, जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, वो क्या है, वर्ण है। और उस वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे यह क लिखा हुआ है, इसके टुकड़े हो सकते हैं, यह अक्षर है, इसके टुकड़े हो सकते हैं, क्या बनेंगे, क प्लस अ मिलकर क। और जैसे यह लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसके टुकड़े नहीं होंगे। यह एक वर्ण है और वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, ध्यान रखना बेटा।
अब बात करते हैं इन्हीं वर्णों का सार्थक रूप क्या कहलाता है? शब्द। तो शब्द के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को नहीं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहा जाता है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे कमल मिलकर क्या बन गया? कमला। तो देखिए, यह कमल एक क्या है? शब्द है। देखो, शब्द उसे ही कहेंगे जो सार्थक हो, बाकी निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वैसे भी। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्द के बाद आते हैं पद। शब्द के बाद क्या आते हैं बेटा? पद। अब ये पद क्या होते हैं? तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। ध्यान रखना, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो व्यावहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें राम ने रावण को बाण से मारा, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी पद है। इसमें ये सभी क्या है? पद है। ध्यान रखना। अब क्या होगा? अंतिम रूप वाक्य। क्या बनता है लास्ट में? वाक्य बनता है। तो वाक्य कैसे? देखिए, शब्दों के मेल से अब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है। शब्दों के मेल से अब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह क्या कहलाएगा? अपना वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या है यह? यह एक आप लोगों के लिए पूरा पूरा वाक्य है जिसका अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके वाक्य। अब बात करते हैं आगे व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण क्या है? व्याकरण के बारे में बात करें तो देखिए, व्याकरण की बात करते हैं। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा क्या है बेटा? एक व्यवस्था है। भाषा के विभिन्न अंगों, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं। सभी में निश्चित नियमबद्ध संबंध होगा। आशय यह है कि किसी वर्ण का उच्चारण स्थान, उसकी प्रकृति, शब्द भंडार, उत्पत्ति, संधि, पदों का निर्माण, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत होता है। इन सभी का अध्ययन करते हैं हम। वो किसके अंतर्गत करते हैं बेटा? व्याकरण के अंतर्गत करते हैं, व्याकरण के अंदर करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए, भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए, तथा उसका जो मानक रूप है वो मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता रहती है। कुछ नियम बहुत जरूरी है, तो नियमों की आवश्यकता रहती है। इन्हीं नियमों को योजनाबद्ध रूप में लिखे जाने पर, जब इन नियमों को हम एक योजनाबद्ध तरीके से लिख देंगे तो उसे व्याकरण की संज्ञा दी जाती है या दी गई है। यानी जब उनको हम एक योजनाबद्ध तरीके से लिख देंगे तो वहां पर हमारा वो क्या बन जाएगा? व्याकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? व्याकरण बन जाएगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं व्याकरण में। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा की मैं बात करूं तो व्याकरण की परिभाषा क्या बनेगी? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? विश्लेषण करना। आशय यह है कि व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। व्याकरण क्या करता है?
भाषा को, व्याकरण है वो भाषा का विश्लेषण करता है और भाषा का विश्लेषण करके रचना को स्पष्ट करता है। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। इतनी सी बात याद रखनी है बेटा। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो ध्यान रखना, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने का ज्ञान कराता है। वही हमारी क्या है बेटा? व्याकरण है। क्या? वही हमारा व्याकरण है। आगे बात करें, अब देखो व्याकरण के अंग। अब हम व्याकरण के अलग अलग अंगों के बारे में बात करेंगे कि यह व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपके सामने है व्याकरण के अंग। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो मूल ध्वनियां हैं, उन मूल ध्वनियों के जो लिखित चिन्ह हैं, उन चिन्हों को क्या कहा जाता है बेटा? वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के मेल से क्या बनता है? इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है और पद बनते हैं। इनसे वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण के कितने? 4 अंग हो गए हैं। कितने अंग होते हैं बेटा? 4 अंग होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। 4 अंग कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो 4 अंग देखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। हम 4 अंग कौन कौन से पढ़ते हैं बेटा? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन 4 अंगों को हम पढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या होते हैं चारों। सबसे पहले आता है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम क्या पढ़ते हैं? तो ध्यान रखना, वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। ध्यान रखना, बिल्कुल। उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, उनका उल्लेख हम कहां पर करेंगे? वर्ण विचार में करेंगे। इसमें होगा बेटा, वर्ण विचार में उसका उल्लेख होगा। आगे है शब्द विचार। शब्द विचार की बात करें तो इसमें शब्द के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति व रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख होता है। शब्द विचार में क्या होगा? शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, व्युत्पत्ति कैसे, वह रचना, इन सभी के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख शब्द विचार में हम पढ़ते हैं। फिर बात आती है पद विचार। शब्द विचार के बाद पद विचार। तो देखिए, हम इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया, शब्द से वो शब्द पद कैसे बना, वाक्य में प्रयोग हुआ तब पद बन गया, तो वो पद कैसे बना, वो निर्माण की प्रक्रिया। पद के विविध रूपों का वर्गीकरण होता है। और इसमें क्या क्या होता है पद निर्माण में, पद विचार में? इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया और पद के विविध रूपों का वर्णन होता है। और अंत में क्या बन जाता है बेटा? हमारा वाक्य बन जाता है। तो वाक्य विचार पढ़ते हैं हम। और इन वाक्य विचार में हम किन बातों पर ध्यान करते हैं? तो देखिए, वाक्य विचार की बात करूं तो इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं, वो अर्थ के आधार पर कहो, रचना के आधार पर कहो, वो अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण,
रचना अवयव तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। और यह सभी जानकारियां कहाँ दी जाती हैं? यह सभी जानकारियां वाक्य विचार में दी जा रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? वर्ण विचार। वर्ण विचार के बाद में शब्द विचार, शब्द विचार के बाद में पद विचार और पद विचार के बाद में वाक्य विचार। इन चारों ही अंगों के बारे में बड़े अच्छे ढंग से, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं लिपि। लिपि के बारे में बात करते हैं। यह क्या है भाई लिपि? तो देखिए, लिपि के बारे में हम बात करें तो जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। जब प्राचीन समय में भाषा सांकेतिक थी, फिर सांकेतिक के बाद में वो मौखिक बन जाती है और मौखिक के बाद में अब लोगों को लिखने की जरूरत पड़ गई, इतना याद नहीं रहा, तो लिखकर जो अपने मन के भावों और विचारों को आगे भेजने का काम हुआ। तो लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? कुछ न कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ेगी। और वो जो चिन्ह है वही क्या है? हमारी लिपि है। तो जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए और वही चिन्ह क्या कहलाए बेटा? लिपि कहलाए। वही चिन्ह क्या कहलाए? लिपि कहलाए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, बताना है बेटा। अब देखिए परिभाषा, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा, लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बस इतना सा। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। ये सभी अपनी अपनी भाषाओं की लिपियां ऐसे होती हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में होता है। ये इतनी सारी भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं की लिपि कौन सी है बेटा? देवनागरी। तो हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है देवनागरी। कौन सी है बेटा? देवनागरी लिपि है। तो ध्यान रखना, हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं यहां पर। अब देखिए, आगे बात करें तो भारत की दो प्राचीन लिपियां थी। सबसे प्राचीन समय की हम बात करें तो भारत की दो प्राचीन लिपियां थी। वो कौन कौन सी? एक तो ब्राह्मी लिपि और दूसरी खरोष्टी लिपि। बहुत प्राचीन समय की बात करें तो दो लिपियां यहां पर प्रचलित थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। ध्यान से सुनना, इसमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। और हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि देवनागरी है, उस देवनागरी लिपि का विकास किससे होता है बेटा? ब्राह्मी लिपि से होता है। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से होता है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब देखिए, हमारी लिपि जो देवनागरी है, इसकी क्या खासियत है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में ध्यान रखना भी जरूरी है। तो हमारी जो लिपि है उसकी विशेषताएं क्या है, तो एक एक करके सभी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना, यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यह जो हमारी भाषा है, लिपि है, वो इस तरफ से इस तरफ लिखेंगे।
तो बायां हाथ है ये मेरा, ये दायां हाथ है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ध्यान रखना। तो बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। ये जो हमारी भाषा है, लिपि है, वो इस तरीके से ऐसे लिखी जाएगी, ध्यान रखना। क्लियर है पहला? फिर आगे उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, यानी जैसी बोली जाती है, जैसा उसका उच्चारण है, वैसी की वैसी लिखी जाती है। संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त है। और हमारी जो देवनागरी लिपि है वो स्वर और व्यंजन उन्हीं में ही विभक्त है, बांटी गई है। स्वर और व्यंजन मिलकर ही हमारी इस लिपि का निर्माण करते हैं। एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। जो एक ही वर्ग के वर्ण हैं उनका उच्चारण एक ही स्थान से होगा। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ङ कोई भी है वो कंठ से ही होगा। क छ ट त प जो भी वर्ग है उन वर्गों के जो व्यंजन है, वर्ण है, वो वर्ण हमेशा एक ही उच्चारण स्थान से शुरू होंगे। इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। और हमारी जो लिपि है देवनागरी, इसकी जो ध्वनियाँ हैं, इसकी ध्वनियों में संसार की कोई भी भाषा हो उस भाषा का उच्चारण हम कर सकते हैं, उच्चारण किया जा सकता है। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा क्या होता है बेटा? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर देवनागरी, क्या लिखा है? देवनागरी। अब ये ऐसा लिखकर छोड़ दिया मैंने तो यह अधूरा है। तो यहाँ पर ये ऊपर लाइन खींचते हैं ना, इसको बोला जाता है शिरोरेखा। क्या बोला जाता है? शिरोरेखा। तो शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। उच्चरित वर्ण ही लिखे जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम कर सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम कर सकते हैं, उन्हीं वर्णों को लिखा जाता है। उन्हीं वर्णों को क्या किया जाता है बेटा? लिखा जाता है। आगे अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। अनुनासिक की बात करूं या अनुस्वार की बात करूं, इन ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं, पृथक चिन्ह बनाए गए हैं। इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। जो स्वर है उन स्वरों के लिए मात्राएं फिक्स की गई हैं। उन स्वरों के लिए जो मात्राएं हैं वो क्या है बेटा? निश्चित है। जैसे 11 स्वर होते हैं हिंदी में और मात्राएं कितनी होती हैं बेटा? 10। देखिए स्वर है वो तो होते हैं बेटा 11 और मात्राएं कितनी होती हैं? ध्यान रखना, मात्राएं होती हैं 10। क्यों? क्योंकि अ एकमात्र ऐसा स्वर है जिनकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय होता है। मात्राओं का प्रयोग कब करते हैं? व्यंजन और स्वर का आपस में संयोग करेंगे, मिलाएंगे, तब उनमें मात्राओं का प्रयोग होगा। अक्षरों में सुडोलता है तथा वर्ण गोलाइयों से युक्त है। अक्षरों में एक अच्छा सुडोल है, सभी एक समान है और उसमें गोलाइयाँ भी है। जैसे मैंने लिखा है, यहाँ गोलाई की बात करूँ तो क, ये बड़ी अच्छी गोलाई है इसमें, ऐसे य थ तो ये इसमें गोलाइयाँ भी है। और आगे बात करें, वर्णों की स्पष्टता है इसमें, और ये रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, उस लिपि की अपेक्षा हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यह आकार कम घेरती है, स्थान कम घेरती है, कम घेरती है। वहाँ पर एक स्पेलिंग लिखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन वो हम हिंदी में लिखना चाहे तो कम शब्दों में लिख सकते हैं। वहाँ पर स्पेस कम चाहिएगा, जगह कम चाहिएगी। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है और हमारी जो यह लिपि है, इस लिपि में हमारी भाषा में हमने जो वर्णों का विभाजन किया है, इस वर्णों के विभाजन में क्या है बेटा? वैज्ञानिकता है। तो ध्यान रखना है, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता आपको देखने को
मिलेगी। तो बेटा यह था आप लोगों के लिए भाषा, व्याकरण और लिपि टॉपिक, जिनको हमने बड़े ही अच्छे ढंग से, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से क्लियर कर दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी करना है, ताकि आपके साथ आपके मित्रों का भी हो सके फायदा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष परिवार के साथ में। धन्यवाद।